Well, now we will be moving towards the next topic, that is organ specific and tissue specific manifestations. Okay, it means that some of the disease will target to our organs and some kind of disease will target to our tissues. Compared to any type of pathogenic microbes, our body is quite large. We know that there are many possibilities, regions, tissues, or organs where a pathogen or a microbes can enter to our body. Therefore, different species of disease causing microbes have to be evolved and to move and reach at various parts of the body. So in part selection is connected to their point of entry. तो कहाँ से वो organisms enter कर रहे हैं तो वो disease वहीं से related रहेगा, that is towards the point of entry or towards the point of exit. And if the disease causing microbes enter with air via the nose, they are likely to go to the lungs. That is bacteria which causes tuberculosis to our lungs. So now next will be, if the pathogenic microorganisms enter to our body via mouth, they are likely to stay in the lining of the gut. Gut means what? जहाँ से हमारा food pass on होता है, and then they might cause typhoid, or these pathogens can go to the liver where the viruses cause the jaundice. तो ये सारे इफेक्ट होते हैं जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं. सम वायरसेस सच एज एड्स या फिर HIV वायरस जो इन्फेक्शंस होते हैं तो वो कहाँ से होता है? थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड देन टेंड्स टू स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स थ्रू आउट दी बॉडी. तो फिर बाद में वहां से हमारे पूरे बॉडी को वो इफेक्ट करना स्टार्ट करता है. मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू दी मॉस्किटो बाइट, विल गो टू द लिवर एंड देन इट गोज टू दी रेड ब्लड सेल्स. इसीलिए हमारे बॉडी में कहीं पे भी अगर मच्छर काटते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे ब्लड की तरफ पहुंचता है और ब्लड पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट होता है और हम पूरा वीक हो जाते हैं. ओके, देन सम ऑफ द डिजीजेस, सम ऑफ द वायरसेस दैट कॉज जापानीज एनसेफेलिटिस. ठीक है, ये और ब्रेन फीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये याद रखना. एनसेफेलिटिस, इसमें क्या होता है कि ब्रेन फीवर एक इसका इंडियन नेम है. अब ये क्या होता है इससे कि समटाइम्स कभी कभी हमारा बुखार सिर की तरफ चढ़ जाता है. ओके, हम ये ऐसा जनरली ये टर्म यूज करते हैं. तो इट मीन्स व्हाट, जब बुखार सिर की तरफ, हाई टेम्परेचर अगर दिमाग की तरफ पहुंचता है तो ब्रेन फंक्शन करना बंद करता है. इट मीन्स हम अनकॉन्शियस होते हैं और हम कुछ भी बोलने लगते हैं और हम क्या बोल रहे होते हैं हमें वो भी नहीं पता होता है. ओके, विल सिमिलरली एंटर थ्रू ए मॉस्किटो बाइट. ये भी एक मॉस्किटो बाइट से ही बॉडी में एंटर करता है. However, it will go to reside and infect the brain. Now, we'll see that what are the sign and the symptoms of the diseases. Sign means what? This provide information about the presence of particular diseases. Signs are distinct for different diseases. Different diseases के हिसाब से अलग अलग sign symptoms हो सकते हैं. Similarly, symptoms में थोड़ा variation, that is, these are the manifestations or the evidences of the presence of diseases. Symptoms indicate that there is some abnormality in the body, as well as फॉर इंस्टेंस पर्सन हैज एन हेडेक, या फिर कफ है, या फिर उसे लूज मोशन है, या फिर कहीं पे लगा हुआ है विद पस. पस मतलब क्या? जहाँ पे वो व्हाइट कलर का लिक्विड जमा हो जाता है. ऑल दिस आर द सिम्टम्स ऑफ सम डिजीजेस. हेडेक में अकर ड्यू टू स्ट्रेस. स्ट्रेस से भी हेडेक हो सकता है, या फिर आई साइट की वजह से भी हेडेक हो सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है. इट में अकर ड्यू टू नंबर ऑफ डिजीजेस, मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस. सिम्टम्स डू नॉट गिव एन एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिजीज. सिम्टम्स कभी भी हमें ये डिफाइन नहीं करता है कि यही डिजीज होने वाला है. वो बस खाली हमें एक सिम्टम्स दिखा रहा होता है कि ये हो रहा है उन्हें. ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स फिजिशियंस दो तरीके से वो चेक करता है. एंड व्हाट आर दिस? दे लुक. फिजिशियन, कोई भी डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? जो सबसे पहले वो काम क्या करता है? दे लुक फॉर द साइन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज. पहले वो डिजीज का क्या साइन है, एंड उसके बाद वो कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करवाता है. आफ्टर दैट उसके बाद वो डिसाइड करता है कि क्या डिजीज हो सकता है उसे. नाउ व्हाट विल सी दैट, now we will see that some of the diseases which are affected towards the tissue के हमारे बॉडी के जो टिश्यूज है उस पर अब अफेक्ट करता है तो क्या क्या हो सकता है.
In some instances like HIV infections, tissue specific of the infections lead to a large scale general effects. तो ये जो उसके जो सिम्टम्स है वो टिश्यू को बहुत ज़्यादा हार्म करता है और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है और उसके फंक्शन को वीक करता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी कैपेबल नहीं है वो कोई भी माइनर इन्फेक्शन को भी लड़ने के लिए। ओके, स्मॉल इन्फेक्शन भी मेजर इन्फेक्शन बन जाता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड कैन टर्न इनटू निमोनिया, minor gut infection can produce major diarrhea with blood loss. Ultimately, these are the infections that kill person suffering from HIV AIDS। यानी कि कभी भी टिश्यू से रिलेटेड कोई भी डिजीज होता है वो हमारे डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। Okay, the severity of the disease manifestation depends on the number of microbes present in the body। तो ये डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी में कितने माइक्रोब्स है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में हमें ये भी आइडिया है कि कोरोना हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इट मींस इट इज अ टिश्यू स्पेसिफिक ओरिएंटेड डिजीजेस। तो उससे क्या होता है कि हमारे टिश्यू को वो टारगेट करता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, जिसकी वजह से अगर मान लो हमें और कोई भी डिजीज है तो वो ज्यादा सीवियर हो जाता है। इसीलिए अभी कहा जा रहा है कि कोई भी पेशेंट अगर ब्लड प्रेशर से सफर कर रहा है, इंडिया में उसका डेथ रेट सबसे ज्यादा है, बिकॉज वो सस्टेन ही नहीं कर पाता, उसकी बॉडी उतनी सस्टेनेबल है ही नहीं कि वो एक तो ब्लड प्रेशर को भी सस्टेन नहीं कर सकता और उसका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होने लगता है। सो कोई भी पेशेंट अगर पहले से कहीं ना कहीं किसी चीज से बीमार है, इट मींस इट इज सीवियरली अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस और उसका डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। Okay, now you can see that an active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microbes. This is called a recruitment process, is called inflammation। Okay, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम क्या कैसे काम करता है, जैसे भी कोई भी पैथोजेंस या फिर माइक्रोब्स बॉडी में एंटर किया तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम चार्ज अप होता है और उसके खिलाफ वो लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ सस्टेन कर जाते हैं, तो नहीं कर पाए तो वो बॉडी में एंटर कर गए। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस दे आर लोकल इफेक्ट्स सच एज स्वेलिंग एंड पेन एंड जनरल इफेक्ट सच एज फीवर। तो उसके साथ साथ हमें क्या क्या हो सकता है ये चीज हमें बताया गया है। इन इन सम टिश्यू, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इंस्टेड ऑफ वेरी स्मॉल कोल्ड, this all parts I have already explained it to you right now. You could see here. These are the slides which will be helpful to you to study about the topics. And now I will be moving towards the principles of treatment. So there are different modes of treatment. There are two methods. तो पहला है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीजेस। पहला चीज क्या करो, आइदर तुम उस इफेक्ट जो डिजीज का इफेक्ट है उसे कम करो या फिर उसे पर्टिकुलरली किल ही कर दो। तो अब रिड्यूस करने में क्या होता है, it can providing symptomatic treatment, we can provide treatment that will reduce the symptoms which are usually because of inflammation। फॉर इंस्टेंस वी कैन टेक मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द फीवर। जैसे कि हमें कभी कभी बुखार हो जाता है, नॉर्मल ऑफ सीजन बुखार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक मेडिसिन ले लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बुखार कम हो जाता है, या फिर पेन होता है तो उसके लिए हम ले लेते हैं दवाई, या फिर लूज मोशन हो तो वी कैन ऑल्सो हैव अ बेड रेस्ट टू कंजर्व आवर एनर्जी। तो कभी कभी क्या सजेशन मिलता है कि थोड़ा रेस्ट ले लो, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी को थोड़ा हीलिंग टाइम मिलता है। दिस स्टेप्स विल एनेबल अस टू फोकस ऑन हीलिंग। However, such a symptom directed treatment by itself is not sufficient as it will not remove the disease causing microbe from the body। तो ये जो हम दवाइयाँ ले लेते हैं वो ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में से परमानेंटली निकल गया, वो सिर्फ उसका टेम्पररी इलाज है, वो उसका इफेक्ट कम करता है, यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट माइक्रोब्स होते हैं वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाता है। बट टू क्योर दिस डिजीज वी नीड टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज। तो हमें उसे पर्टिकुलरली मार खत्म कर देना है हमारे बॉडी से। सो हाउ वी कैन डू, द मोस्ट कॉमन मेथड टू किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज टू यूज मेडिसिन दैट किल माइक्रोब्स। तो उसके लिए हम पर्टिकुलर मेडिसिन लेते हैं जो माइक्रोब्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इवन कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी यही सजेस्ट करता है कि हम इसका कोर्स करवाएंगे। कोर्स इन द सेंस क्या, कि रेगुलर इंटरवल तक अगर उसके अंदर हम मेडिसिन दिलाते रहे जो पैथोजेंस को किल करे, तभी जाके उसका डेथ हो सकता है, यानी कि वो माइक्रोब्स नहीं रहेंगे। नाउ वी हैव टू चूज अ स्पेसिफिक ड्रग दैट इज effective against a particular group of microbes। Now we know that each of these group of microbes have some essential biochemical life process which are peculiar to that group and are not shared with the other groups। तो कुछ कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं कि
वो अपने उसकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, तो वो स्पेशलिटी के हिसाब से उसकी वो दवाई भी हमें पर्टिकुलर देना पड़ता है। अगर वो नहीं दिया जाए तो वो हमारे सेल्स में मल्टीप्लाई होने लगते हैं, एंड आवर सेल्स हैव डिफरेंट पाथवेज दैट वंस यूज्ड बाय these microbes they will find a drug that blocks, for example, bacterial antibiotic pathway without affecting our own. This is achieved by antibiotics. इसीलिए हमें एक antibiotics दिया जाता है. Similarly, there are drugs that kill protozoans, example malarial parasites. अब नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. कैसे कैसे हम प्रिंसिपल, क्या क्या हम कर सकते हैं कोई भी डिजीज ना होने के लिए. पहला चीज है दैट इज जनरल वेज, एंड द नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक वेज, एंड दैट टू विल बी द लास्ट टू टॉपिक. जनरल वेज में बहुत सारे टर्म्स हैं. दैट इज फर्स्ट वन सैनिटेशन. पब्लिक हाइजीन जो है इज वन ऑफ द बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. अगर हम ये चीज ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है इन्फेक्शियस डिजीज. ये बहुत जल्दी कैरी आउट होता है. सो यू कुड सी दैट गार्बेज हीप्स, पॉल्यूटेड वाटर, फूड्स एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज आर द चीफ सोर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सैनिटरी सराउंडिंग्स कैन प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. ओके, इससे क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस सबसे ज्यादा होता है. एंड इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स. ये वेक्टर्स मैंने पहले भी बताया था. वेक्टर्स आर द कैरियर्स ऑफ द डिजीज, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह तक हमारे डिजीज को ट्रांसफर करते हैं. और इसमें सबसे ज्यादा होता है मॉस्किटोस, यानी कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन यानी उनका जो ब्रीडिंग है वो हमें बंद करना होगा. अगर वो ब्रीडिंग कैसे बंद होगा, तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट या फिर सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, पानी स्टोरेज ना होने दे, तब जाके ये इरेडिकेशन हो सकता है. नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन. स्टरलाइजेशन क्या है, पेशेंट सराउंडिंग एंड आर्टिकल्स ऑफ यूज शुड बी स्टरलाइज्ड, जैसे कि सोप, फिनाइल, डेटॉल एंड एंटीसेप्टिक लोशन कैन बी यूज्ड वेरेवर नेसेसरी. जहां पे भी पेशेंट है तो उसको जो भी दवाइयाँ या फिर जो भी चीजें हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे प्रॉपरली धोना चाहिए, फिनाइल से, डेटॉल से या फिर एंटीसेप्टिक लोशन से. नेक्स्ट इज आइसोलेशन. आइसोलेशन इज अनदर पर्सन, यानी कि कोई भी डिजीज, कोई भी पर्सन एक डिजीज से इन्फेक्शियस डिजीज से सफर कर रहा है, व्हाट दे हैव टू डू, उसे एक पर्टिकुलर एक अलग सा रूम दे दो ताकि वो उसके अंदर बैठे रहे, अपना जो भी पर्टिकुलर डे टू डे वर्क है वो करे, बट बाहर ना निकले, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिजीज स्प्रेड होने का चांसेस कम हो जाए. वैसे ही अभी देखोगे, आपने देखा होगा कि अभी आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है या फिर क्वारंटीन मोड में रखा जाता है, अभी जो नया टर्म यूज होता है. तो इसका मतलब क्या है कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को लॉकडाउन यानी अंदर, घर के अंदर बंद करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो डिजीज स्प्रेड ना हो सके. नेक्स्ट इज एजुकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एजुकेशन होने के बावजूद भी लोग ना समझ की तरह या अनएजुकेटेड की तरह बिहेव करते हैं. पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज सो दैट दे मे प्रोटेक्ट themselves against infectious diseases. ओके, तो जब तक आप उन्हें इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे तब तक वो उनको नॉलेज गेन नहीं होगा, उनके बारे में अवेयरनेस नहीं आएगा. सो एजुकेशन इज मस्ट इन दिस केस. एंड प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड एज वेल एज sufficient food to everyone will make people healthy and resist infectious. नेक्स्ट इज प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीजेस. अगर बॉडी में प्रॉपर इम्यूनाइजेशन है तो फिर कोई इशू नहीं आने वाला. And the last two topics are that is immunization and then we'll see about vaccines. अब immunization क्या है, तो देखो एक एग्जांपल देता हूं. देखना, स्मॉल पॉक्स इज अ डिजीज दैट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. स्मॉल पॉक्स बीच में बहुत ट्रेंडिंग था. ये हम आई एम टॉकिंग अबाउट 15 to 20 ईयर्स पहले की बात, यानी या फिर 40 ईयर्स पहले की बात. एट दैट टाइम जैसे अभी कोरोना चल रहा है वैसे ही स्मॉल पॉक्स था. In such an epidemic, people used to be afraid of going near the patient suffering from smallpox. तो उस टाइम पे लोग उसके आसपास भी नहीं भटकते थे, since they were afraid of catching those diseases. Okay, now लेकिन one group of people used to provide nursing care to the patients. In other words, those who had smallpox once, किसी को भी अगर एक बार स्मॉल पॉक्स हो चुका है उसे दोबारा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम डेवलप कर चुका होता है. उसके अंदर वो कितनी द इम्यून सिस्टम देन रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली, and therefore when a particular microbe invades the same person next time, the immune system immediately responds with a greater vigor and eliminates the
infections more quickly than the first time. तो इससे क्या होता है कि अगर एक बार हो चुका है तो हमारा बॉडी उस तरीके से इम्यूनिटी से इन्वेड यानी कि उसके और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। फिर कभी भी वो माइक्रोब्स एंटर करने का ट्राई करे तो वो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसके और विगरसली एलिमिनेट करता है हमारे बॉडी में से। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीन लिखा है, वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीन आएगा। इट इज अ टेक्निक इन विच प्रिपरेशन ऑफ antigenic protein of pathogens or weakened or dead pathogens are injected into person to develop immunity in him without infection. ये जो वैक्सीनेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे क्या होता है कि हम डेड पैथोजेंस या फिर प्रोटीन ऑफ पैथोजेनिक्स और वीकेंड ये सब हम उससे बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है विदाउट एनी इन्फेक्शन। इसीलिए हम जब कोई भी बेबी बॉर्न होता है उसे पोलियो का टीका दिया जाता है, जॉन्डिस होता है, टीबी, अलग अलग काइंड की वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद उस हिसाब से दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर वो इम्यून सिस्टम डेवलप होने लगता है एंड द पैथोजेंस गिवन इन अ वैक्सीन आर अनएबल टू कॉज अ डिजीज बट आर सफिशिएंट टू जनरेट द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज वैक्सीन्स। अब वैक्सीन्स क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट्स आर टर्म्ड एज वैक्सीन्स। The vaccines is used for preparation of antigenic pathogens or pathogens or weakened or dead pathogens, जो अभी मैंने आपको बताया। Vaccines are available for preventing whole range of infectious disease. ये mostly infectious disease के लिए यूज होता है vaccines, and tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio, cholera, TB, measles, ओके, ये सारे जो है उनकी वैक्सीन अवेलेबल है एंड दिस फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। पोलियो जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग था ऑल ओवर वर्ल्ड में, खास करके इंडिया बहुत बैडली इफेक्टेड था। अब इंडिया में बहुत ही लेस यानी कि 0% अब पोलियो केसेस आते हैं बिकॉज ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये इंडिया में जो गवर्नमेंट के अंदर जो पल्स पोलियो प्रोग्राम था ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में पोलियो का इरेडिकेशन हुआ थ्रू दी प्रॉपर वैक्सीन्स। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दी chapter, that is why do we fall ill. It is totally a theoretical chapter and it is of biology, so we have to read the textbook properly and each and every content from the textbooks are very important, so compulsory read once or twice or thrice. Thank you.